नमस्कार, मैं हूं रोहित रमापुरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक्स। समुद्र में लापता हुए देहरादून के करणदीप सिंह राणा का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। बीते 3 सप्ताह से परिवार इंतजार कर रहा है, पर हर दिन एक नई निराशा लेकर आता है। अब परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। करीब 3 सप्ताह बीत जाने के बाद भी ना उनका कोई सुराग मिला है और ना ही कोई स्पष्ट जवाब कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। परिजनों के अनुसार करणदीप बीते अगस्त में सिंगापुर से रवाना होकर इराक पहुंचे थे, जहां से उन्हें एक ऑयल टैंकर पर नियुक्त किया गया। जहाज इराक से चीन की ओर जा रहा था और श्रीलंका के पास समुद्र में था, तभी ये हादसा हुआ। कंपनी के मुताबिक 20 सितंबर की सुबह करणदीप आखिरी बार डेक पर देखे गए थे। उसके बाद उनका कोई पता नहीं चल सका कि वो कहाँ पे हैं। परिवार को मिली जानकारी के अनुसार जहाज पर करणदीप का एक जूता और कैमरा बरामद हुआ है। ये भी कहा जा रहा है कि वो वहाँ पर फोटो खींचने के लिए गए थे। अब परिजन सवाल उठा रहे हैं कि अगर हादसा हुआ तो कंपनी के पास ना कोई वीडियो है, ना ही कोई ठोस सबूत जिससे साबित हो सके कि करणदीप की स्थिति क्या है, वो कहाँ पर हैं या उनके साथ क्या हुआ। परिवार को कंपनी की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है। पिता नरेंद्र राणा का कहना है, हमें बस ये बताया गया कि बेटा गायब हो गया है, लेकिन कैसे, क्यों और कब, इसका अभी तक कोई जवाब हमें नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा, हमें सच्चाई चाहिए, सिर्फ कागजी जवाब नहीं। वही जानकारी के मुताबिक कंपनी और श्रीलंका नौसेना ने संयुक्त रूप से समुद्र में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं मिली। रेस्क्यू मिशन के बाद भी करणदीप का कोई सुराग नहीं मिलने से परिवार और मायूस हो गया। देहरादून स्थित उनके घर में अब भी उनके लौटने का इंतजार परिजन कर रहे हैं। ये सिर्फ एक परिवार की पीड़ा नहीं है। एक आरटीआई के मुताबिक 2018 से 2022 के मध्य 83 सेलर्स लापता होने की सूचना डीजी शिपिंग के यहाँ दर्ज है। अब वहीं यह संख्या बढ़ चुकी होगी, क्योंकि उसके बाद भी कई घटनाएं इस तरह की हुई हैं। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन की, तो उससे खुलासा हुआ कि जहाज से नाविकों के रहस्यमय ढंग से गायब होने की घटनाएं अब एक गंभीर वैश्विक समस्या बन चुकी है। इन मामलों में भारत तीसरे स्थान पर है। ये जानकारी तुर्की में मई 2024 में आयोजित ग्लोबल मैरीटाइम कांग्रेस में पेश की गई रिपोर्ट में सामने आई। यह पत्र प्रस्तुत किया था हसन उर्गुल नामक एक शोधकर्ता ने। अध्ययन में 123 ऐसे मामलों का विश्लेषण किया गया जिनमें नाविक बिना किसी हादसे या विवाद के अचानक गायब हो गए। इन मामलों में ना तो शव मिले, ना ही किसी के अपराध का प्रमाण साबित हो पाया। शोध में बताया गया कि कुल घटनाओं में 61% नाविक अपने जहाज पर ड्यूटी ज्वाइन करने के 2 दिन से लेकर 2 सप्ताह के भीतर ही लापता हो गए। सबसे ज़्यादा घटनाएं रात के समय हुई। आंकड़ों के अनुसार 25% घटनाएं आधी रात से सुबह 6 बजे के बीच हुई, जबकि 15% सुबह के समय और 8% दोपहर में हुई। वहीं 43% नाविक रात के समय गायब हुए और अधिकतर घटनाएं चलते हुए जहाज़ों पर दर्ज की गईं। रिपोर्ट बताती है कि 79% घटनाएं जहाज की यात्रा पर होने के दौरान हुई, यानी जहाज जब चल रहा था, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, जबकि केवल 15% तब हुआ जब जहाज लंगर पर था, यानी जहाज कहीं खड़ा था। शोध के मुताबिक सबसे अधिक मामले टैंकर और क्रूज जहाज़ों के सामने आए हैं। बल्क कैरियर और कार्गो जहाज़ों पर भी कई घटनाएं दर्ज हुई हैं। अगर हम राष्ट्रीयता के आधार पर बात करें तो सबसे अधिक मामले फिलीपीन नाविकों के रहे हैं। दूसरे स्थान पर तुर्की और तीसरे स्थान पर भारत। रूस, अमेरिका, चीन और श्रीलंका के नाविक भी इस सूची में शामिल हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। शोध में बताया गया कि लापता हुए 73% से ज़्यादा नाविक पुरुष थे। पुरुष नाविकों की औसत आयु 38 वर्ष और महिलाओं की 42 वर्ष रही। अधिकतर घटनाएं डेक पर काम करने वाले नाविकों के साथ हुई। आपको बता दें, करणदीप भी डेक पर ही कार्यरत थे, जैसा कि जानकारी मिल रही है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि 30% मामलों में किसी प्रकार का कोई कारण सामने नहीं आया। कुछ मामलों में आत्महत्या या दुर्घटना माना गया, लेकिन अधिकांश घटनाएं बिना वजह ही मानी गईं। अध्ययन के अनुसार यह स्थिति समुद्री कंपनियों की जांच और रिपोर्ट की कमी को दर्शाती है। 2015 में स्थापित ह्यूमन राइट्स एट सी रजिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार अब तक लगभग 240 नाविकों के नाम दर्ज किए गए हैं जो जहाज़ों से लापता हुए। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि
असल संख्या इससे कहीं अधिक है, क्योंकि घटनाएं रिपोर्ट ही नहीं होती हैं, यानी उनका कहीं कोई लोखा जोखा उनके पास नहीं है। समुद्री विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि मानव सुरक्षा का गंभीर संकट है। उनके अनुसार भारत जैसे देश को मिसिंग एट सी मामलों की स्वतंत्र जांच प्रणाली और नाविक परिवारों के लिए सहायता केंद्र स्थापित करने की जरूरत है। समुद्र जितना विशाल है उतना ही बड़ी होनी चाहिए हमारी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता। हर बार जब कोई नाविक गायब होता है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक पूरा परिवार उम्मीदों के साथ समुद्र में डूब जाता है। ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। करणदीप हों या फिर रिया जो कि धनंजय अरोड़ा की बहन है, धनंजय अरोड़ा भी शिप से गायब हो गए थे, अभी तक उनका पता नहीं लग पाया। विक्रम पटेल, ऐसे कई से लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं जो इस दरिया में गए लेकिन वापस नहीं आए। वहीं करणदीप की बहन सिमरन ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। Hi everyone, my name is Simran and I am elder sister of deck cadet Karandeep Singh Rana. It was so hard for me to come in front of screen and tell everybody that what actually happened, but now it seems like it is important to tell everyone what actually happened, what is happening right now. So what happened is Karan is a senior deck cadet. Okay, he has previously done 2 ships already with ESM itself. ESM is Executive Shipping Management Company of Singapore itself, and this was his 3rd ship, which was crude oil empty front princess of Marshall flag. And yes, the ship was operated by ESM Singapore. So what happened is on 20th late evening my father got an information regarding this, that your son is missing from on board on deck. He was last seen at deck around 5:45, and apart from that when he didn't report it back, we started searching him, and when we didn't find him we are informing you that your son is missing, which was pretty weird for us. That how is that possible? That is not possible. You can't say that our son is missing. Either you have seen him off boarding or either somebody have overboarded him. Whatever it is, you have to figure it out, because we are not the right person to tell, right? And then what happened is ESM told us that they have a communication with MRCC Colombo, who is guiding them where to search and how to search, which area needs to be searched. And we were trusting the company itself. For 4 days, for 96 hours they have searched, in which they have mentioned that African Navy and Sri Lankan Navy is also involved, in which Sri Lanka Air Force is also involved, in which 2 choppers were there on 21st and 23rd checking for Karandeep. And then after searching for straight 96 hours, they have moved the vessels to China. Earlier the ETA of the vessel was Singapore at 28th or 29th of September. Then the ETA has been changed to China, and the date was 4th of October itself. I was really amazed that why the vessel is moving. You haven't found your team member, your crew member, your cadet, the youngest person in your team, and you're ready to move the vessel. Okay. Apart from that, I have mailed MRCC Colombo regarding the report, that what you have done, what you have found. And I have mailed the embassy, the Indian embassy at Sri Lanka, the Sri Lankan embassy over our India itself, and I have mailed the Singapore team, the ESM company, the DG Shipping. Every other person was telling me that the report can only be shared by the company. And now at this point I can't trust the company. How could I trust a company? First, what happened is on 20th, when we have got this information that he is missing, they haven't told us anything, that what they found, what was there. And on 22nd, when I had a word with the company, they told me that there is this one shoe and one camera which have been found over that place where Karan was last seen. And I was like, how is that possible? Okay, camera I can understand, somebody could have put it there, or it could have left after there, but how about the shoe? How can you say that one shoe is there? If somebody could have fall, then also the shoe should not be there. And also if somebody could have pushed him, then also. This is the first thing where I was so confused that I decided that no, sorry, I can't trust the company and I can't trust the crew. I have told the company that I'm so sorry, but I don't trust your crew. You should have sent somebody over there on the deck itself, on the vessel itself, so that they can investigate and check what actually happened.
but they were like, then once the ship will dock at the port, and then post that only the investigation will happen. And this whole thing was a communication over the call. We were not getting any kind of confirmation or any kind of SOPs over the emails. I was emailing MRCC Colombo, as I've told you, and also the embassies, the Sri Lankan embassy, the Indian embassy at Sri Lanka, and I have emailed the China embassy also, and everyone that I could have, but there was no communication that I'm getting from anyone. And till 27th and 28th I was so distressed that what am I doing, I'm not getting any kind of response from anyone. And now post that I have mailed, there is this ITF London, I've mailed them regarding this case, and then post that they have emailed the flag and the DPA of the Marshall flag and the company itself, the company and the DG shipping, and post that only I am getting the updates. And now what happened is, now the company is saying that on 7th of October late evening the ship will go to the port, because there is this rough weather at China, and on 8th the investigation will start. ऐसी तमाम घटनाओं को जानने के लिए और शिपिंग से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ टैंक्स। हम आपके सुखद और मंगलकारी जीवन और यात्रा की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय नाविक।